कैसे हैं आप? आज हम हिंदी वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियों का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, हम अपनी छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। पहाड़ों पर घूमना सभी को अच्छा लगता है। वहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा होता है और हम तो उत्तराखंड के निवासी हैं। दूर दूर से दुनिया भर से लोग हमारे उत्तराखंड में घूमने आते हैं। गर्मियाँ शुरू होते ही हमारे 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्राएं शुरू हो जाती हैं, जो हमारे चारों तीर्थ स्थल, चारों धाम हिमालय पर्वत पर ही स्थित हैं। देखिए बच्चों, ऐसे ही ये आपके सामने एक हिमालय पर्वत का चित्र मैंने दिखाया है, जो आपको इस पाठ को समझने में सहायक रहेगा। हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक अर्थात निबंधकार का नाम है नागार्जुन, जिनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा जिले में हुई। इनका उपनाम यात्री था और बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। मिश्र जी, नागार्जुन जी के माता पिता गोकुलनाथ मिश्र थे और इनकी माता उमा देवी थी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में वैसे तो बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी रचनाएं नागार्जुन नाम से लिखी और मैथिली भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं यात्री उपनाम से लिखी। हिमालय की बेटियां पाठ में नागार्जुन जी द्वारा लिखित जो निबंध है, इसमें लेखक ने हमें नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव को प्रकट किया है। वे बताते हैं कि वे किस प्रकार नदियों का सम्मान किया करते थे और ऐसे ही हम भी नदियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने इन नदियों को हिमालय की बेटियां बताया है। ये देखो बच्चों, ये आपकी पाठ का एक चित्र है। हिमालय कितना सुंदर, देखो ये चित्र है हिमालय की बेटियों के पाठ का। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। अभी मैंने देखा उन्हें दूर से बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक बताते हैं कि इनका खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है कि जब ये पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर, हिमालय पर्वत पर ये इतनी खुश रहती हैं, तो इनका ये खिलखिलाना, ये हंसना, ये इनकी बाल लीलाएँ सब समतल मैदानों में आकर कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर। वो कहता है, जब वह किसी पौधे की, किसी पेड़ की कली को, पौधे की कली को देखता है, जब तक वह फूल नहीं बनती तो वह कली के रूप में रहती है, वो देखता है, तो उसको देखकर भी उसको इतना आश्चर्य, हैरानी नहीं होती। जब वह किसी लड़की को देखता है तो उस लड़की को देखकर भी लेखक को इतनी आश्चर्य और हैरानी नहीं होती जितना कि बचपन में इन नदियों को देखकर हुई। क्योंकि जब ये पहाड़ों पर थी तो इनका रूप कुछ और था और जब ये समतल मैदानों में आई तब इनका रूप कुछ और हो गया। इनकी बाल लीला को देखकर लेखक वाकई ही सोच में पड़ गया। कहाँ ये भागी चली जा रही हैं? वह कौन सा स्थान है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर इनका हृदय तृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कहता है कि कहाँ भागी चली जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है जो ये पागलों की तरह भागी चली जा रही हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इनके पिता की गोद में इन्हें इतना प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है,
लेकिन इन्हें ऐसी कौन सी बात इनके मन में चल रही है जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है कि ये एक जगह से उतर कर नीचे इधर चारों तरफ दौड़ी चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि इनके मन में ऐसा पता नहीं कौन सा लक्ष्य है। और अगर ये अपने पिता के पास रहकर उनके प्रेम को नहीं समझ पा रही हैं, उनके प्यार को नहीं समझ पा रही हैं, तो फिर कौन होगा जो इन्हें इतना प्यार देगा और उनकी प्यास को मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, सिंदूरी से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। वो कहते हैं कि ये बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, माँ से निकलकर ये दौड़ी चली जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये अपनी लीलाओं में इतनी व्यस्त हैं कि इन्हें किसी से मतलब ही नहीं है। खेलते खेलते ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता हो। लेखक अब सोच में पड़ गया कि ये पहाड़ियों से, जंगलों से, घाटियों से निकलकर मस्त मौला के रूप में ये निकली चली जा रही हैं। लेकिन जब ये इन जंगलों से होकर गुजरती हैं तो शायद लेखक के मन में सिर्फ एक विचार आया है, अभी ये बात उसके मन में आई है, उसके मन में अभी ये बात ठहरी ही है कि शायद जब ये इन जंगलों से निकल कर जाती हों तो इनके मन में अपनी बचपन की बातें, अपनी पुरानी बातें याद आती हों और शायद तब ये इन बातों के बारे में सोचती हूँ, अपनी पिता के संग बिताया वक्त याद करती हूँ। लेकिन ये कहना मुश्किल है। बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ये बताती हैं कि बूढ़ा हिमालय कितना परेशान होता होगा इनकी ये नटखट हरकतों को देखकर, इनकी शरारतों को देखकर, कि कोई पिता अपनी बेटियों को अपने से अलग होना नहीं चाहता, कोई अपनी बेटियों को अपने से अलग होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि एक पिता अपनी बेटियों को इतना प्यार करता है कि वह उनको जरा सा भी दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे ही शायद हिमालय पर्वत की हालत हो, उसके मन में भी यही चल रहा हो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो ये उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर हम ये बातें जाकर उनसे पूछते भी हैं तो उनके पास सिर्फ एक मौन धारण किए हुए हैं, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनका नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि हिमालय की दो बेटियां जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, ये ऐसे नाम हैं जिनका नाम सुनते ही उनके साथ जुड़ी इतनी सारी छोटी छोटी नदियों के नाम आ जाते हैं और ये सब लेखक की आंखों के सामने हिमालय पर्वत की बेटियां नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अगर हम असल रूप से देखें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन छोटी छोटी नदियों से ही इनका अस्तित्व है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। लेखक बताते हैं कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद मीन्स हिमालय की जो बेटियां हैं दो, ये कैसे छोटी छोटी नदियों में मिल जाती हैं और ये आगे चलकर समुद्र में मिल जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज की हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जब ये नदियाँ पहाड़ों से बहकर नीचे आती हैं समतल मैदानों में और ये धीरे धीरे आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, तो यहाँ समुद्र को बहुत भाग्यशाली बताया गया है, क्योंकि समुद्र को हिमालय पर्वत जैसी इतने महान की दो बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय प्राप्त हुआ है। लेखक कहते हैं आगे, जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, किसको? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। अभी इन्होंने समतल मैदानों में पहाड़ों से उतरकर इतना विस्तृत रूप धारण कर लिया है कि इनके बचपन के बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल है। लेखक कहते हैं कि यदि हम इनके बारे में वाकई ही सोचें तो ये किसी के मन में शायद एक ख्याल के रूप में ही होगा
कि हिमालय की गोद में ये बच्चियाँ कैसे खेला करती थी। नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, जो लोग पहाड़ पर घूमने जाते हैं, इन बच्चियों का रूप उनके लिए भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने का कोई भी झिझक नहीं होती। लेखक के कहने का आशय यह है बच्चों कि किसी के मन में नदियों के प्रति प्यार या सहज भावना, मन में किसी आदर सम्मान हो या ना हो, लेकिन लेखक के मन में इन नदियों के प्रति एक आदर, एक श्रद्धा भाव सा बैठ गया है, क्योंकि उसने इनका ऐसा रूप देखा है कि ये समतल मैदान में कुछ और रूप में रहती हैं और पहाड़ों पर ये कुछ और रूप में रहती हैं। और हिमालय को कितना भाग्यशाली बताया है कि हिमालय पर्वत को समुद्र जैसा विशाल दामाद मिला है, जिनके पास ये जाकर मिल जाती हैं। यानी कि हिमालय पर्वत के मन में अब कोई भी डर नहीं है कि उसने अपनी नदियों का हाथ, उसने अपनी बेटियों का हाथ, सिंधु ब्रह्मपुत्र का हाथ इतने विशाल समुद्र जैसे दामाद के हाथ में दिया है। कालिदास ने भी विरही यक्ष में अपने मेघदूत से कहा था, चैत्रवती अर्थात बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी नदियों को पहाड़ी लेखक ने बताया कि इन चंचल नदियों को देखकर उन्हें अचानक याद आया और सोचा कि शायद उस महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि नदियों का रूप पहाड़ी घाटियों और समतल आंगन के मैदानों में बिल्कुल अलग है, उसकी में कोई समानता नहीं है। उनका रूप पहाड़ी इलाकों में अलग है और समतल मैदानों में अलग है। और लेखक इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो मन में भाव लेखक के था, शायद ही वह और कवियों के मन में भी रहा होगा। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन नदियों को बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। लेखक ने सर्वप्रथम एक बेटी के रूप में उसे देखा और थोड़ा आगे चलिए, अगर हम इनको प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अगर हम नदियों को प्रेयसी अर्थात प्रेमिका के रूप में देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरे मन में भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक की कहने का तात्पर्य ये है, यदि हमने नदियों को माँ, बहन, प्रेयसी, बेटी का रूप दिया है तो हम इसको बहन का रूप देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। थोलिड तिब्बत की बात है। लेखक जब यात्रा पर थे तो उन्होंने बताया कि थोलिड तिब्बत से होकर गुजर रहे थे। अचानक उनका मन वहाँ उछट गया, वे परेशान हो गए, उनको अपनी तबीयत खराब सी लगने लगी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए। जब उनको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था तो वे सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, पानी में लटका कर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। जब वे पैर लटकाकर उस सतलुज नदी के किनारे तट पर बैठे, थोड़ी ही देर में उनको एक अच्छा सा अनुभव हुआ। उनका मन, तन और सब ताज़ा हो गया और वह उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा और वो इन पंक्तियों को गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रगति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप इस पाठ को पढ़कर और अच्छी तरह समझ सकेंगे। आपको
आपको इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट दी जा रही है जिनके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर आधारित हैं। आपको वो करने हैं और समझने भी हैं। अगली वीडियो में हम इस पाठ का सारांश शब्दों के अर्थ के माध्यम से जानेंगे। धन्यवाद।